Good afternoon, students. A very warm welcome in my chemistry class. Today we will see the balancing of redox reaction. Students, there are two methods for balancing of redox reaction. First is oxidation number method and the second is half reaction method, which is also known as ion electron method. Okay, so first of all we will see the oxidation number method. In the oxidation number method, there are several steps. Basically there are 5 steps. The first step is we have to write the correct formula for each reactant and product. सबसे पहले आपको reactant और product का correct formula लिखना है, ठीक है. बैलेंसिंग हमें करनी है तो बैलेंसिंग तो हम उसमें स्टोकियोमेट्री नहीं लिखेंगे, हम केवल करेक्ट फॉर्मूला को लिखेंगे स्टेप 1 में, ठीक है. आफ्टर राइटिंग दिस, identify atoms which undergo changes in oxidation number in the reaction by assigning the oxidation number to all elements in the reaction. ठीक है. उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें हर एलिमेंट को का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. तो इसमें आप बेसिकली जो भी कंपाउंड यूज़ करें, चाहे वो रिएक्टेंट कर ले चाहे प्रोडक्ट कर ले, जब भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखें तो जो उसमें सेंट्रल एटम हो उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सेंट्रल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, ठीक है. और कई बार तो जितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सभी का चेंज होता है. तो हमें सबसे पहले सेंट्रल एटम का चेंज करके देख लेना है लिख करके, तो हमें पता लग जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है. थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल आयन इन विच इट ऑकर्स, ठीक है. थर्ड स्टेप में आपको करना है कि इंक्रीज या डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में कितना हो रहा है. जैसे अगर हम इसको रिएक्शन लेके समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा. मैं इसको रिएक्शन के थ्रू भी बताऊंगी. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें जो मान लीजिए क्रोमियम एटम ही इन्वॉल्व है, तो वो क्रोमियम एटम अगर +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का. +6 से +3 में होना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग. कितने नंबर से डिक्रीज हो रहा है, 3 नंबर से, ठीक है. फिर आपको दूसरे एलिमेंट को भी देखना है जो जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है रिएक्शन में, ठीक है. रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होगा और एक जगह डिक्रीज होगा. तो जहाँ डिक्रीज हो रहा है वहाँ भी हमें देखना है. सपोज कि वहाँ डिक्रीज दो नंबर का हो रहा है, ठीक है. मान लीजिए वहाँ पे कोई एलिमेंट है जो +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कितने आयन कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है वो इंक्रीज, या कितने नंबर का इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 2, ठीक है. तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये इंक्रीज या डिक्रीज पता लगाने के बाद आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है या ऐसा कुछ करना है जिससे कि ये दोनों नंबर इक्वल हो जाए. मतलब जितना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है उतना ही इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए, ठीक है. ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बैलेंस्ड हो जाएं पूरे रिएक्शन में हमारे, ठीक है. तो ऐसा करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट में जो आयन इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट में भी जो आयन इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है. जब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ये और क्लियर होगा ये पॉइंट, ठीक है. आई नो देयर विल बी डाउट इन दिस पॉइंट, पर आप मैं जब एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ आएगा, ठीक है. अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 इज असर्टेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन्स इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन वाटर. अगर रिएक्शन वाटर में हो रहा है, ठीक है, तो आप H आयन OH आयन दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको H आयन या OH आयन यूज़ करना है. क्यों यूज़ करना है, टू बैलेंस द नंबर ऑफ चार्जेस हमें इक्वल करने हैं दोनों साइड में, ठीक है. तो दोनों साइड में चार्जेस इक्वल करने के लिए हमें H आयन या OH आयन का यूज़ करना है. कहीं अगर हमें H आयन मतलब पॉजिटिव आयन को बढ़ाना है तो हम H आयन ऐड करेंगे, नेगेटिव आयन को बढ़ाना है तो हम OH- आयन ऐड करेंगे, ठीक है. अच्छा, लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 5 इज मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द एक्सप्रेशन ऑन द 2 साइड्स इक्वल बाय एडिंग वाटर. अब अगर आपने H आयन या OH आयन ऐड किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर भी डिस्टर्ब हो सकता है. तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए जिस साइड में आपने H आयन या OH आयन ऐड किया उसके अपोजिट साइड में आपको वाटर भी ऐड करना पड़ सकता है, जिससे कि सारे एटम्स इक्वल हो जाएं. क्योंकि किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व रहता ही है, और आप अगर H आयन या OH आयन डाल रहे हैं इसका मतलब आपको बैलेंस करने के लिए भी वाटर को ऐड करना पड़ेगा. तो ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए, ठीक है. तो पहले तो स्टेप्स याद रखने हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है. लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज प्रॉब्लम 8.8.
राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। अच्छा, ये जो 6 लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या है? ये 6 जो है ना, ये रोमन में जो इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा होता है किसी भी मेटल के सामने या किसी भी कंपाउंड के सामने, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल। इसको हम लोग स्टॉक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, स्टॉक नोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम है एल्फ्रेड स्टॉक, जिन्होंने ये नोटेशन दिया था, इसलिए इसको हम लोग स्टॉक नोटेशन कहते हैं। तो जब भी आपको रोमन में नंबर्स लिखे हुए दिखाई दे किसी भी कंपाउंड के बगल में, तो वो सेंट्रल एटम या जो मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द नेट आयनिक इक्वेशन reaction of potassium dichromate with sodium sulfide in an acidic solution to give chromium 3 ion and the sulfate ion। देखिए रिएक्टेंट इसमें हमें क्या दे रहा है? डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, और सोडियम सल्फाइड यानी सल्फाइट आयन। और इसमें प्रोडक्ट क्या बनना है? हमारा क्रोमियम जो है वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा और सल्फेट आयन बनना है। ठीक है, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। एसिडिक मीडियम में हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ H आयन ही ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिखेंगे हम लोग, स्केलेटल आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 सल्फाइड SO3 क्रोमियम 3+ इज Cr3+ एंड सल्फेट इज SO4 ठीक है, क्या रिएक्टेंट होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, वो आपको आयनिक फॉर्म में लिख लेना है। ये चीज़ें आपने 10th और 11th क्लास में पढ़ रखी हैं, तो ये आपको फॉर्मूला लिखना अब नहीं बताया जाएगा। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा है। चलिए फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है? असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्रोमियम एंड सल्फर। क्रोमियम एंड सल्फर ही हमारा यहाँ मेन है, ऑक्सीजन नहीं मेन है, क्योंकि यही हमारे सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो क्रोमियम और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ जहाँ भी है वो इन्वॉल्व, वो लिख डालिए। ठीक है, Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आप देखिए Cr2O7 है तो पहले क्रोमियम का ही निकालना है, तो हमने x मान लिया। 2 क्रोमियम है तो 2x हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 तो 7 ऑक्सीजन है तो -14। ठीक है, अब दैट शुड बी इक्वल टू 0 है ना, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि आयन है, ये चार्ज है इस पर, तो दैट शुड बी इक्वल टू -2। ठीक है, -2 चार्ज है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x विल बी इक्वल टू 14 - 2 है ना। 14 - 2 मतलब 12, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/2 एंड दैट इज इक्वल टू 6। यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +6। और वैसे भी यहाँ तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ तो स्टार्टिंग में ही क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 6 लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये +6 आया कहाँ से? ये मैंने आपको दिखा दिया। अब ये +6 से क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, यानी +6 से +3 इसका क्या मतलब हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट? दिस इज रिडक्शन, मतलब क्रोमियम इज रिड्यूसिंग। ठीक है, अच्छा अब सल्फर का देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4, और सल्फेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर हो जा रहा है +6 सल्फर का। ठीक है, कैसे हो रहा है आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो +4 से +6 होने का मतलब है देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और इंक्रीज होने का मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं कि 3rd स्टेप में हमें क्या देखना है कि इंक्रीज या डिक्रीज कितने नंबर का हो रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज या इंक्रीज हमें पर एटम ही देखना है। तो चलिए देखते हैं, क्रोमियम का जो डिक्रीज हो रहा है वो +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब 3 नंबर का डिक्रीज हो रहा है ना। और सल्फाइड से सल्फेट बनने में सल्फर में +4 से +6 में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 2 का डिक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है ना। तो इंक्रीज इज ऑफ 2 एंड डिक्रीज इज ऑफ 3। ठीक है, तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें सल्फर वाला जो रिएक्शन है, या सल्फर में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, और क्रोमियम वाले में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। लेकिन याद रहे, ये जो डिक्रीज या इंक्रीज है ये पर एटम है। तो पहला वाला जो हमारा Cr2O7 है वहाँ क्रोमियम 2 है, तो वो ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो वहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ कहाँ होगा? क्रोमियम +3 में। ठीक है, लेकिन 3 का मल्टीप्लिकेशन सल्फाइट और सल्फेट दोनों में होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं रिएक्शन हमारा क्या बन गया। देखिए Cr2O7 एज इट इज़ है, यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, और तो कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज स्टेप 3। नेक्स्ट इज स्टेप 4। एज द रिएक्शन occurs in the acidic medium and further the ionic charges are not equal on both the sides and 8H
अच्छा, अब देखिए यहाँ आयनिक चार्जेस इक्वल नहीं है, लेकिन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो आप HIN का यूज़ कर सकते हैं आयनिक चार्जेस को इक्वल करने के लिए। तो पहले तो हम कैलकुलेट कर लें कि आयनिक चार्जेस हैं कितने। ठीक है, यहाँ कितना है, +6 और -2। ठीक है, आयनिक चार्ज की बात हो रही है, तो यहाँ हम आयनिक चार्ज देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ टोटल इस पे आयनिक चार्ज कितना है, -2 है ना, Cr2O7 पे। और सल्फेट पे कितना माइनस चार्ज होगा, एक सल्फेट पे 2 माइनस, तो 3 सल्फेट पे, सल्फाइट है सॉरी, ये सल्फाइट है, एक सल्फाइट पे 2 माइनस और 3 सल्फाइट पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस, है ना। तो -6 और -2 कितना हो गया, -8, है ना। अच्छा, अब प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो एक क्रोमियम पे 3 प्लस है, तो 3 क्रोमियम पे कितना प्लस हो जाएगा, सॉरी 2 क्रोमियम पे कितना प्लस हो जाएगा, 6 प्लस, तो यानी इधर 6 प्लस है। ठीक है, और सल्फेट पे 2 माइनस है, तो 3 सल्फेट पे कितना हो जाएगा, -6, है ना। तो +6 और -6 तो कैंसिल हो गया, है ना। तो यानी यहाँ पे इस पे पूरे पे +6 चार्ज है और इधर -6, तो ये +6 -6 कैंसिल हो गया, मतलब प्रोडक्ट साइड में हमारे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो -8 है चार्ज, है ना, जिसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो इसी को कैंसिल करने के लिए आप HIN ऐड करेंगे, जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव आयन आप ऐड करेंगे, मतलब उतने ही HIN आप ऐड करेंगे, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ 8 नेगेटिव है, तो 8 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हम कितने पॉजिटिव HIN ऐड करेंगे, 8 HIN ऐड करेंगे, और बाकी का रिएक्शन एज इट इज़ हमें लिख देना है जो पहले भी लिखा हुआ था। तो अब दोनों साइड में चार्ज भी बराबर हो गया, मतलब दोनों साइड में कोई नेट चार्ज नहीं है, ना तो प्रोडक्ट साइड में ना ही रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेप, अब आपने HIN डाल दिया है तो आपने H का नंबर बढ़ा दिया है, तो इस H को बैलेंस करने के लिए H2O भी ऐड करना होगा लास्ट स्टेप में, और H2O हम इसके अपोजिट साइड में ऐड करेंगे, जिधर हमने HIN ऐड किया उसके अपोजिट साइड में H2O ऐड करेंगे, तभी दोनों साइड में बैलेंसिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ HIN, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपने HIN ऐड रिएक्टेंट साइड में किया है तो आपको H2O कहाँ ऐड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में, जिससे कि H का नंबर बराबर हो जाए। तो आपने 8 HIN ऐड किया है, तो 8 HIN को बैलेंस करने के लिए हमें H2O कितना ऐड करना पड़ेगा, 4, क्योंकि 4 2 जा 8, ये 8 HIN हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने 4 H2O ऐड किया। अब आप देख लीजिए कि 4 H2O ऐड करने के बाद कहीं ऑक्सीजन तो डिसबैलेंस नहीं हो रहा ना। आप इधर देखिए तो ऑक्सीजन कितना है, 7 और 3 3 जा 9, कितना हो गया ये, 16, है ना। इधर 16 ऑक्सीजन, और इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 3 जा 12 और 12 + 4 16, तो दोनों साइड में 16 ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो अब ये हमारा फाइनली कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन एंड दिस इज बैलेंस्ड थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो ऐसा ही एक अगला एग्जाम्पल 8.9 दिया हुआ है, उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। 8.9 भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे ही बेस्ड है। अगर आप इसको कर लेंगे, समझ में आ गया, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, अगला मेथड है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड में ये मेथड थोड़ा अलग है। इसमें हाफ रिएक्शन, जैसे कि नाम ही है अलग, हाफ नाम में ही छुपा हुआ है ना, तो ये हाफ का मतलब होता है सबसे पहले आपको पूरे रिएक्शन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। वो इक्वल हाफ क्या है, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपको अलग लिखना है और रिडक्शन हाफ अलग लिखना है। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों को अलग अलग बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस करना है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस करना है। ठीक है, और उसके बाद दोनों को ऐड करके कंबाइंडली आपको रिएक्शन लिख देना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आप रिएक्शन को पहले लिख डालिए अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, उसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ को छांट लीजिए, फिर रिडक्शन हाफ को छांट लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होती है दोनों की अलग अलग बैलेंसिंग। ठीक है, अब उस बैलेंसिंग का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। बैलेंसिंग के 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप बैलेंसिंग में जो आप ऑक्सीडेशन हाफ को चाहे बैलेंस करो चाहे रिडक्शन हाफ को बैलेंस करो। ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ आप फाइंड आउट कैसे करोगे, आप फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ रहा होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो दोनों को लिखने के बाद आप बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग के 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस द सेंट्रल एटम। सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम को, इसको एकदम रट जाइएगा, ठीक है, इस मेथड को। आपको सेंट्रल एटम जो भी है ऑक्सीडेशन हाफ में या रिडक्शन हाफ में, जो भी सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ आयरन है सेंट्रल एटम, यहाँ क्रोमियम है सेंट्रल एटम,
तो सबसे पहले आपको इसको बैलेंस करना है, इसके नंबर को बैलेंस करना है, ठीक है। सेंट्रल एटम वही होगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी होगा, ठीक है। तो इसके नंबर को बैलेंस करने के लिए आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके स्टॉकियो में 2 से 3 से जितने से भी आपको मल्टीप्लाई करने से बैलेंस हो जाए वो बैलेंस करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप है बैलेंस द ऑक्सीजन। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, बाय पुटिंग इक्वल मोल्स ऑफ वाटर और मॉलिक्यूल्स एज फाउंडिंग इक्वल मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब आपको वाटर ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब आप देखो, जब भी आप वाटर ऐड करोगे तो एक वाटर में आप जानते हो कि एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक वाटर में एक ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब जितना भी ऑक्सीजन कम हो रहा है उतने ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आपको सीधे सीधे उसी साइड में वाटर ऐड कर देना है, उतना ही वाटर जितना कम हो रहा है, क्योंकि एक वाटर ऐड करोगे तो एक ही ऑक्सीजन बैलेंस होगा, है ना। और अगर 4 ऑक्सीजन कम हो रहा है तो आपको 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं उसी साइड में, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, बैलेंस द एक्सेस एच आयन। अब आपने वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस होगा, है ना। अब उस हाइड्रोजन को डिसबैलेंस होने से बचाना है आपको, तो हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे आपने वाटर ऐड किया है उस साइड तो एच आयन बढ़ चुका है, तो आप हमेशा एच आयन को उसके अपोजिट साइड में ऐड करेंगे। मतलब जिधर वाटर ऐड करेंगे उसके अपोजिट साइड में आप एच आयन को ऐड करेंगे, और जितना वाटर आपने ऐड किया उसमें हर वाटर मॉलिक्यूल में एच आयन कितना जा रहा है, 2। तो यानी आपने जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए उसका जस्ट डबल एच आयन आपको अपोजिट साइड में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप जो है इसकी बैलेंसिंग का वो है फोर्थ स्टेप, दैट इज बैलेंस द चार्ज। फिर आपको चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करना मैंने आपको अभी बताया, आपको पूरे आयन पे चार्ज देखना है, ठीक है। चार्ज जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, दोनों साइड में कोई न्यूट्रल नेट चार्ज नहीं होना चाहिए, दोनों कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लास्ट स्टेप पे बैलेंस द चार्ज करना है। तो सबसे पहला स्टेप बैलेंस द सेंट्रल एटम, दूसरा स्टेप बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, उसी साइड में ऐड करना है जहाँ कमी है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस द एच आयन वहाँ ऐड करना है जहाँ पे आपने वाटर ऐड किया, उसके अपोजिट साइड में एच आयन ऐड करना है, और जितना वाटर ऐड किया उसका डबल आपको वाटर ऐड करना है, सॉरी एच आयन ऐड करना है, ठीक है। जितना आपने वाटर ऐड किया उसका डबल एच आयन ऐड करना है, ठीक है। और लास्ट स्टेप में आपको करना है बैलेंस द चार्ज को बैलेंस करना है। इस 4 स्टेप को एकदम रट डालिए, तभी आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलिए लेट अस सी द एग्जाम्पल। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। चलिए आते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसी को हम बैलेंस करना सीखेंगे। दिस इज रिएक्शन ऑफ आयरन विथ डाइक्रोमेट आयन, एंड Fe2+ is converting into Fe3+, and chromium is converting from +6 to +3। आप इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +6 ही आएगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में तो आपने पहले इक्वेशन ही लिख लिया आयनिक फॉर्म में, ठीक है, आयनिक फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद आप डिक्रीज और इंक्रीज फाइंड आउट करिए। ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ इंक्रीज है इसका मतलब ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ +6 से ये +3 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ डिक्रीज है, तो डिक्रीज है इसका मतलब ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो स्टेप 2 में आपको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग लिख लेना है। लिख लिया आपने, ठीक है। फिर स्टेप 3 में आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम को बैलेंस करना है। तो यहाँ सेंट्रल एटम हमारा क्रोमियम है, तो क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 1 ही था, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। आप इसमें फ़र्क देखिए, हो गया हमारा सेंट्रल एटम बैलेंस। ये सेम चीज़ आपको दूसरे रिएक्शन में भी करनी चाहिए। आप ऑक्सीडेशन और हाफ और रिडक्शन हाफ साथ साथ करते चल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग किया तो मैं अलग अलग ही बताऊंगी, ठीक है। फिर क्या किया गया स्टेप 4 में, अब आपको मैंने पहला स्टेप बताया था ना, बैलेंस द सेंट्रल एटम, देन बैलेंस द ऑक्सीजन बाय पुटिंग इक्वल मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब आप देखिए Cr2O7, ये जो रिएक्शन है हमारा, Cr2O7, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 7 है, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना। इस साइड में 7 है, इस साइड में है ही नहीं, तो हम ऐड किधर करेंगे ऑक्सीजन, इस साइड में। ऑक्सीजन डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वाटर,
तो कितना वाटर ऐड करेंगे 7H2O, क्योंकि 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने 7 वाटर ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन इधर कितना कम हो गया, 7 2 14, यानी आपको 14H आयन इधर ऐड करना पड़ेगा। तो यही यहाँ किया गया, 14H आयन इधर ऐड किया गया और 7H2O इधर ऐड किया गया है। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप में आपको करना है बैलेंस द चार्ज। ठीक है, तो अभी हम पहले चार्ज देख लें। यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पे एक H आयन पे 1 प्लस चार्ज है, तो 14 H आयन पे कितने प्लस चार्ज होंगे, 14 प्लस चार्ज। तो माइनस चार्जेस 2 हैं और प्लस चार्जेस 14 है, यानी नेट कितना बचा हुआ है इधर प्लस 12। ठीक है, प्लस 12 इधर रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, एक क्रोमियम पे प्लस 3 है, तो 2 क्रोमियम पे कितना है प्लस 6। ठीक है, वाटर पे तो कुछ है ही नहीं, तो यानी अभी हम देखें अगर तो कितना चार्ज हमें दिख रहा है, डिफरेंस कितना दिख रहा है, इधर हमें रिएक्टेंट साइड में पूरा का पूरा प्लस 12 दिख रहा है और प्रोडक्ट साइड में प्लस 6 दिख रहा है, यानी 6 का डिफरेंस है ना। अब ये डिफरेंस हम इक्वल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरिंग एंड दीज आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज, है ना। तो अगर जहाँ पे 12 प्लस चार्ज है वहाँ पे अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर दें तो 6 प्लस को ये न्यूट्रलाइज कर देगा ना, और बच जाएगा कितना प्लस, 6 प्लस। तो अब इस साइड में भी 6 प्लस और इस साइड में भी 6 प्लस, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप किस साइड में ऐड करेंगे, जिधर 12 प्लस चार्जेस थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करना है आपको हर पर्टिकुलर रिएक्शन में पता लग जाएगा कि जहाँ पे भी प्लस चार्ज ज़्यादा हो रहा होगा वहीं पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जिससे कि वहाँ पे प्लस चार्जेस को वो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर दे, और दोनों साइड में जो जितने चार्ज रिएक्टेंट साइड में है उतना ही चार्ज प्रोडक्ट साइड में भी रह जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए फाइनली रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड किया गया है। तो ये हमारा फाइनल, हमारा जो कौन सा रिएक्शन था, ये रिडक्शन हाफ वाला रिएक्शन, ये बैलेंस हुआ। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ वाला रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ में तो कुछ करना ही नहीं था, ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस था, क्योंकि Fe2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3 प्लस, तो बैलेंस द सेंट्रल एटम, फर्स्ट अपने आप बैलेंस्ड है। दूसरा होता है बैलेंस द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं दोनों साइड, तो हम बैलेंस क्या करेंगे, तो हमें वाटर भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तीसरा होता है बैलेंस द एक्सेस H आयन, अब आपने वाटर ऐड ही नहीं किया है तो H आयन कहाँ से ऐड करेंगे, है ना, तो वो भी नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ लास्ट स्टेप करना है बैलेंस द चार्ज, वो भी इसलिए करना है क्योंकि Fe2 प्लस पे 2 प्लस चार्ज है और Fe3 प्लस पे 3 प्लस चार्ज है। ठीक है, तो इधर 2 और इधर 3, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को तो हम बैलेंस नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ घटा के या बढ़ा के कभी 2 3 इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए ये करना पड़ेगा कि हम अगर Fe2 प्लस को अगर सीधे सीधे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और Fe3 प्लस को सीधे सीधे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये चार्जेस इक्वल हो जाएंगे। 3 2 जा 6, तो यानी यहाँ 6 प्लस चार्ज हो गया, 2 3 जा 6, तो यानी यहाँ पे भी 6 प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, तो या अगर हम चाहें तो इसमें कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, एक मिनट, लेट मी चेक दिस। ये चार्ज को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐड करके बैलेंस कर सकते हैं, है ना, सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई करके बैलेंस तो कर नहीं पाएंगे। ये मेथड बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग और द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं इसको बताती हूँ आपको, थोड़ा सा एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो हमारा रिएक्शन क्या था, Fe2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3 प्लस। ठीक है,
तो यहाँ चार्ज है 2+, यहाँ चार्ज है 3+। ऐड हमें इलेक्ट्रॉन ही करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमें चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। Fe2+ इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3+, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 3+ है, तो 2+ और 3+ को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। अगर हम जहाँ पे 3+ आयन है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3+ में से एक माइनस गया तो यहाँ 2+ बच गया, तो ये 2+ इधर भी है। एक्चुअली मैं 2 स्टेप को मिक्स कर रही थी इसलिए मेरे साथ कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इतनी बार करने के बाद जब मुझे कन्फ्यूजन हो सकता है तो आपको तो कन्फ्यूजन डेफिनेटली हो रहा होगा, पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो उसको। तो Fe2+ इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3+, तो 2+ को इधर भी 2+ हो जाए इसके लिए हमें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये जो ऑक्सीडेशन हाफ वाला रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, Fe2+ गिविंग राइज टू Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, तो अब दोनों साइड में 2+ चार्ज हो गया है ना। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखना है और कॉमन आयंस को काट देना है, ठीक है। तो एक इसके लिए मैं ब्लैक बोर्ड पे चलती हूँ, या अभी इसको क्लियर करके मैं दिखाती हूँ। ये तो यहाँ तक हो गया ना, इतना नहीं डिलीट करना है मुझे, ये वाला डिलीट करना है बस, ठीक है। तो अब हमारा फाइनल जो रिडक्शन हाफ वाला रिएक्शन था वो ये था और ऑक्सीडेशन हाफ वाला रिएक्शन ये है। तो अब हम दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें दोनों साइड में जो जितने भी इक्वल नंबर ऑफ आयंस होंगे वो कैंसिल करने हैं और फिर उसके बाद फाइनल रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, किसी भी रिएक्शन में फाइनली इलेक्ट्रॉन्स तो अपीयर नहीं होते ना, तो जितना भी आपने इलेक्ट्रॉन लिखा है उसको कैंसिल आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। तो यहाँ हमारे जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो हमें इस पूरे रिएक्शन को सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये रिएक्शन फाइनली क्या हो जाएगा, 6 Fe2+ गिविंग राइज टू Fe3+, यहाँ पे भी 6 लिख लेंगे, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में और 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, मैं बीच का ये मिटा देती हूँ, नहीं मिट रहा, हाँ। अब हम फाइनली इन्हीं 2 रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन। तो जो हम लोग यूनिटरी मेथड करते हैं ना वही चीज़ें करनी है। 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड, 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड, कैंसिल हो गया, ठीक है। जो भी चीज़ रिएक्टेंट साइड में है या प्रोडक्ट साइड में है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, बराबर बराबर चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद फाइनली जो चीज़ें बचती हैं वो आपको लिख देनी है। Cr2O7 2-, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, Cr2O7 2- प्लस 6 Fe2+, ठीक है, प्लस 14 HN, ठीक है, गिविंग राइज टू, अब तो इधर तो कुछ बचा नहीं है, प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है, 2 Cr3+ प्लस 6 Fe3+, इतना ही बच गया, और प्लस 7 H2O, ये मैं आगे लिख देती हूँ, प्लस 7 H2O। तो रिएक्टेंट साइड में हमारा हो गया Cr2O7 2-, 6 Fe2+, 14 H+, और प्रोडक्ट साइड में हो गया 2 Cr3+, 7 H2O, 16 Fe3+, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया एसिडिक मीडियम में। अब मैं देखती हूँ कि इसका आंसर वास्तव में क्या दिया हुआ है। हाँ, ये यहीं पे दिया हुआ है, जस्ट यहीं पे आप देखिए, जहाँ मैंने लिखा उसी के जस्ट नीचे ये फाइनल स्टेप में फाइनल रिएक्शन लिखा हुआ है। तो आप इसको ज़रूर करने की कोशिश करिएगा, करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है और आप कर लेंगे इसको, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क, यू शुड बी फ्री टू आस्क, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।